आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, माने किसी रिएक्शन को फास्ट और स्लो कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, पहला टॉपिक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स माने रिएक्टेंट कैसे हैं। अगर तो रिएक्टेंट है गैस मीडियम में तो वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। इसके बाद होता है लिक्विड मीडियम, इसके बाद होता है सॉलिड मीडियम। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के साथ मोशन करके ऐसे कोलाइड कर सकते हैं और जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। लिक्विड के पार्टिकल उतने अच्छे से मोशन नहीं करते तो इनका कोलिजन उतना बढ़िया नहीं होता, और सॉलिड के पार्टिकल्स तो बिल्कुल मोशन नहीं कर सकते, इसलिए इनका रिएक्शन स्लो रहेगा। सबसे फास्ट गैस फेज़, फिर लिक्विड फेज़, फिर सॉलिड फेज़। इसलिए कई बार तुमने देखा भी होगा कि सबसे पहले डॉक्टर हमको टैबलेट देता है, टैबलेट है सॉलिड फॉर्म में। अगर टैबलेट कई बार काम नहीं आती तो फिर हमको वो लिक्विड फेज़ देता है, इंजेक्शन टाइप। वो थोड़ा सा फास्ट चलेगा, फास्ट कर देगा रिएक्शन। इसके बाद वो कई बार क्या करता है, कई बार गैस फेज़ में देगा, इसको बोलते हैं वेपर्स। ठीक है, कई बार तुमको वेपर्स की फॉर्म में भी दवाई इंजेक्ट करता है। छोटे बच्चों को तो बल्कि गैस की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हमारा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। बार बार रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे नहीं तो मेजॉरिटी रेट लिखेंगे या आर ओ आर लिखेंगे, सबका मतलब एक ही होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। पहला सवाल मन में ये आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ गया। देखिए, मान लो तुम्हारे पास अगर कंसंट्रेशन है कम तो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल भी कम होंगे स्ट्राइक करने को, तो इनका कोलिजन उतने बढ़िया से नहीं होगा। एक उदाहरण ले लो, एक एग्जांपल अच्छे से मन में फिर ये बैठ जाएगा बढ़िया। मान लीजिए कोई एक रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर मान लो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। अब हमको ये पता है कि H2 जब O2 से स्ट्राइक करेगी तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर मॉलिक्यूल ही बहुत कम है तो देखो, हो सकता हो ये H2 का मॉलिक्यूल O2 के मॉलिक्यूल से कोलाइड ही ना करे, बहुत दूर दूर है। भाई कोलिजन ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। लेकिन अगर तुम कमरे के अंदर भर दो, बहुत सारी कंसंट्रेशन ले आओ, H2 भर दो पूरे कमरे के अंदर, H2 भर दिया और मान लो O2 भर दे, अब तो कोलिजन ज़्यादा नहीं हो जाएगी। अब तो इनको टकराना ही पड़ेगा, कब तक बचेंगे। तो अब क्योंकि पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो कोलिजन भी ज़्यादा होगी, अमाउंट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो कोलिजन भी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। ठीक है, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है A प्लस B, प्रोडक्ट में मान लीजिए C बनता है, तो रेट जो है वो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए के भी बी के भी। अगला जो लेक्चर होगा वो इसी बात पे होगा और इसी बात पर सारा लेक्चर अब लगभग आने वाला टिका हुआ है। तो इस बात को हमेशा अच्छे से याद रखेंगे कि रेट जो है, स्पीड जो है वो रिएक्टेंट के अमाउंट पर डिपेंड करती है। चाहे रिएक्टेंट 2 हों चाहे 3 हो, सब के अमाउंट पर डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट पर डिपेंड वो नहीं करती। तीसरा टॉपिक है रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, जैसे पानी के अंदर एक शुगर, तुम ये प्रोसेस है, कोई रिएक्शन नहीं है लेकिन वह समझाने के लिए बता देते हैं कि मान लीजिए तुम्हारे पास कोई पानी है, इसके अंदर तुमने शुगर डिज़ोल्व करनी है। अब अगर पानी ठंडा है तो चीनी घुलेगी नहीं उतने जल्दी से, लेकिन अगर तुम इसको गर्म कर दो, हीट कर दो, तो अब शुगर जल्दी घुलनी शुरू हो जाएगी। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। और साथ में मान लीजिए कोई रिएक्शन आ गई 30 डिग्री पे बर्तन ये होता, मान लो ये बर्तन 30 डिग्री पे है और रिएक्शन को होने में लगते हैं मान लीजिए रिएक्शन को होने में लगते हैं 10 मिनट। अगर तुमने 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज
मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अब रिएक्शन जो होती है वो लगभग डबल हो जाएगी, मतलब अब वो 2 गुनी स्पीड से हो जाएगी। पहले 10 मिनट में हो रही थी, अब वो 5 मिनट में हो जाएगी। फिर 10 डिग्री और बढ़ा दो, अब 40 से कर दो 50, तो अब रिएक्शन फिर से डबल हो जाएगी, 2.5 मिनट में हो जाएगी। अब कर दो 60 डिग्री सेल्सियस, अब फिर से इसकी डबल हो जाएगी, 2.5 का डबल लगभग लगभग 1.25 मिनट्स होता है। ये क्या सब जगह काम करता है? ना, सब जगह काम नहीं करता, कुछ क्वेश्चंस में काम करेगा। वो बता देगा, मतलब रिलेशंस तुमको समझ में आ जाएगी क्वेश्चन देखते कि हाँ यहाँ पे ये रिलेशन लगेगी। जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इसको फॉलो करती है, लेकिन सब फॉलो नहीं भी करती। अगला है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। सरफेस, ये 4th पॉइंट है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? मान लीजिए तुम्हारे पास कोई शुगर का बड़ा सा पार्टिकल है, चीनी का। इसको इस एग्जाम्पल समझेंगे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मान लीजिए तुम्हारे पास एक चीनी का बड़ा सा टुकड़ा है, ठीक है, तुमने चाय के अंदर डाल दिया एक चीनी का बहुत बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है, मैं इसको रेड कलर से मानता हूँ। मान लो चीनी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा तुमने डाल दिया, ठीक है, इसके मैं पीस कुछ कर लिया अपने मन से ही। इसको ऐसा मान लो, इनको चाहो तो नाम दे दो। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब लाइट, सनलाइट भी हो सकती है, कोई भी लाइट हो सकती है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जितनी भी रेडिएशन है इनके पास क्या होती है? एनर्जी होती है। अगर तुम एनर्जी दोगे मतलब तुम टेम्परेचर दे रहे हो। टेम्परेचर देने से क्या होता है? मॉलिक्यूल अब जल्दी कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, जल्दी कोलिजन करेंगे, तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ती है। या इसकी जगह पे ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी लिखा हो सकता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है रोशनी की चमक। मतलब वो भी, अब कोई रोशनी बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, तो टेम्परेचर ज़्यादा आएगा, तो रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगी। इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है? कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो किसी रिएक्शन को फास्ट कर देती है। कैसे करती है मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे तब पूरे अच्छे से सीखोगे कैटलिस्ट क्या होता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन जो है ऐसे है, मान लीजिए किसी बर्तन के अंदर तुमने H2 गैस डाली और अब तुम इसकी रिएक्शन करना चाहते हो, लेकिन H2 तो बीकर के अंदर से उड़ जाएगी, गैस तो अंदर रुकती नहीं, तो तुम्हारी रिएक्शन के लिए टाइम बहुत सारा लगेगा, क्योंकि H2 उड़ती चली जाएगी, बार बार तुम डालोगे फिर उड़ जाएगी, फिर डालोगे फिर उड़ जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस गैस को अपने ऊपर चिपका ले, होल्ड कर ले, इसको बोलते हैं एडजोर्प्शन, अपने ऊपर होल्ड करने को। जैसे तुम च्युइंगम खाओ और रेत पे डाल दो, तो क्या होगा? रेत जो उस च्युइंगम के साइड में चिपक जाएगी, च्युइंगम जो है उस रेत के ऊपर चिपक जाएगी, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं एडजोर्प्शन। तो प्लेटिनम हो गया, निकल हो गया, ये लोग क्या होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट किसी भी गैस को अपने ऊपर चिपका लेते हैं। जैसे च्युइंगम चिपकाती है ना रेत को, मिट्टी को, ऐसे गैस को चिपका लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को ना ये लोग चिपका लेंगे अपने ऊपर, ऐसे होल्ड कर लेते हैं। अब रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले तो H2 उड़ जा रही थी, अब H2 उड़ेगी नहीं, अब रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना। इसके अलावा एक टॉपिक और होता है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। वो आगे एक टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, आज यहाँ भी डिस्कस कर देता हूँ। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है रोटेशन करना, मोशन करना, घूमना। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, इधर लाएगा बी, ए पे चार्ज है प्लस, बी पे चार्ज है नेगेटिव। अगर सेम टू सेम एक और मॉलिक्यूल इधर हुआ, ठीक है, ऐसा हो सकता है, एक सेटअप ये हो सकता है ए प्लस बी नेगेटिव,
ऐसा भी हो सकता है, बी नेगेटिव ए प्लस। देखो सेटअप नंबर 1 तो मेरे को सही लगता है, क्यों? क्योंकि बी के ऊपर नेगेटिव है, ए के ऊपर पॉजिटिव है, एक दूसरे से एक्शन ही नहीं होगी। इनको ओरिएंट करके आना पड़ेगा, इनको घूम कर करके खुद को ऐसे चेंज करना पड़ेगा, रोटेट। मान ले इसको तो छेड़ो ही नहीं, ए प्लस बी नेगेटिव, लेकिन ये वाला बंदा खुद को घुमा के आएगा ऐसे, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव। अब देखो, अब ठीक है, अब अट्रैक्शन बन, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी आगे के टॉपिक में अच्छे से सीखेंगे, फिर भी यहाँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज दे देता हूँ। मान लीजिए कि एक तुम्हारे पास हाइड्रोजन का एटम है, मॉलिक्यूल सॉरी, एक O2 का मॉलिक्यूल है। अब इनका तुम ओरिएंटेशन भी सही कर दो, इनको सॉलिड लिक्विड गैस सब फेज देख लो, लेकिन फिर भी इनकी कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेचर के अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन पानी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इनके पास एनर्जी नहीं है, टकरा के क्या बनेगा। अब तुम एक बर्तन के अंदर क्या करो, पानी डाल दो, चीनी डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, लेकिन गैस नहीं चलाओ तो चाय बनेगी नहीं। क्यों? अब तुम ये नहीं कह सकते सर इसके अंदर इंग्रेडिएंट नहीं है, वो तो है ही, चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी सब कुछ है, लेकिन तुमने गैस नहीं चलाई। इसी गैस को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दो लोगों को एक्टिवेट करने में, प्रोडक्ट बनाने में जो एनर्जी लगती है, तो H2O2 के होने से कुछ नहीं होता, एनर्जी भी देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये हुई रेट ऑफ रिएक्शन के पॉइंट्स। जो रेट ऑफ रिएक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये सबसे ज़रूरी है। कितने रिएक्टेंट्स? सारे रिएक्टेंट जितने भी होंगे सबके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए ए प्लस बी, प्रोडक्ट में हो सी। अब इसका रेट लिखना हो तो कैसे लिखें? तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, और जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक इज इक्वल टू का साइन आएगा और के लगेगा। इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे आता है। ए बी। मुझे इसी वीडियो के अंदर मेरा अगला टॉपिक भी कवर करना पड़ेगा ताकि तुमको जल्दी समझ में आए, वो भी सीख लो साथ साथ। मान लीजिए कोई रिएक्शन है ऐसे, 2A प्लस 3B, प्रोडक्ट इज 4C। ठीक है, पहला बच्चा सोचेगा कि सर रेट इज इक्वल टू के ए बी, लेकिन ए कितनी बार है यहाँ? ए तो 2 बार है। तुम चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ए प्लस ए, और बी को लिखना चाहो तो बी प्लस, पहले रिएक्टेंट का नाम लिखो, फिर दूसरे रिएक्टेंट का नाम लिखो, और सिर पे वो पावर लिख दो जो इनका कोफिशिएंट है। 2 और 3 एज इट इज़ उतार दो, ख़त्म। लेकिन ये सब जगह नहीं चलता। फिर आया हमारे पास रेट लो, ये सब जगह चलता है रेट लो, और यही मेरे को सीखना है। ये कहता है रेट इज इक्वल टू के ए और बी तो होंगे, लेकिन सिर पे पावर होगी अल्फ़ा बीटा। अभी अल्फ़ा और बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा अभी नहीं पता चल सकता क्या है, आगे जा कर के सीखेंगे अल्फ़ा और बीटा क्या होती है। अभी क्या करेंगे, अगर तो लॉ ऑफ मास एक्शन है फिर तो कोफिशिएंट उठा के सिर पे रख दो, और अगर लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं है फिर अल्फ़ा और बीटा रख दो। अल्फ़ा और बीटा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से आ सकते हैं, बिना एक्सपेरिमेंट के ये आएंगे नहीं। आगे जाके समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल्स में कैसे एक्सपेरिमेंट से आते हैं। अल्फ़ा और बीटा को ही ऑर्डर बोलते हैं। इस केस में ऑर्डर क्या था? ये 2 और 3, ये 2 और 3 ही ऑर्डर था। ऑर्डर मतलब ऑर्डर चल के आगे समझेंगे ऑर्डर का क्या मतलब है, कैसे निकालते। अभी के लिए बस इतना ही सीखेंगे कि जो भी ये पावर्स होती है यही होता है ऑर्डर। अब ऑर्डर कैसे निकालें और क्यों निकालें आगे चल करके इसको डिस्कस अच्छे से करेंगे। अभी के लिए बस ये सीखो, अगर पूछे ए का ऑर्डर तो ए का ऑर्डर है 2, बी का ऑर्डर पूछे बी का ऑर्डर है 3, टोटल ऑर्डर पूछे या ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो वो होता है ए का ऑर्डर प्लस बी का ऑर्डर, तो आंसर आएगा 5। इस क्वेश्चन के अंदर पूछे ए का ऑर्डर है अल्फ़ा, बी का ऑर्डर है बीटा। अगर मैं पूछूं ओवरऑल ऑर्डर तो ओवरऑल ऑर्डर है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी को बोलते हैं ऑर्डर, इसको बोलते हैं एन। फिर एक सवाल ये उठेगा, ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगता है रेट लो? एवरीवेयर, दुनिया के सारे क्वेश्चनों में लगता है। और ये कहाँ लगता है रेट लो? ये वाला कि कोफिशिएंट उठा के रख दें, ये लगेगा सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाती है, एक स्टेप में हो जाती है।
पता कैसे चलेगा? देख के पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है कि एलिमेंट्री है कि नहीं, या अगर वो रिएक्शन लिख दे तो वहाँ से भी समझ में आ जाता है कि एलिमेंट्री होगी कि नहीं होगी। और ये किसके लिए वैलिड है? ये एलिमेंट्री प्लस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी? जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, और ये हो जाएगी हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है जी। अब हम इसको ही आगे सीखेंगे। अगला लेक्चर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़ा लंबा टॉपिक है, इसी के ऊपर डिस्कस